to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये है हमारा रोज का आर्थिक मामलों का बुलेटिन खर्चा पानी। खर्चा पानी में आज हम लोग बात करेंगे जो बेरोजगारी के नए आंकड़े आए हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की तरफ से, वो उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे खाद की सब्सिडी को लेकर केंद्र सरकार किस तैयारी में दिख रही है, और आखिर में बातचीत करेंगे ओमिक्रॉन को लेकर। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स, एजेंसीज और एनालिसिस करने वाली कंपनियों ने, एजेंसियों ने क्या कहा है और क्या कयास लगाए हैं, और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नरेंद्र ठाकुर, DU में पढ़ाते हैं। कैसे हैं सर? नमस्ते। नमस्कार सिद्धांत, मैं अच्छा हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया। ठंड ज्यादा है काफी। वही, हाँ, ठंड तो बढ़ गई है। और जैसा आप कह रहे थे कि हमने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी कि ठंड ज्यादा है अपने पहनावे से ही। बिल्कुल। तो नरेंद्र जी, हम लोग सबसे पहले किस टॉपिक पे बातचीत करें? क्या खाद सब्सिडी पे बातचीत की जाए सबसे पहले? हाँ, अच्छा रहेगा। मुझे लगता है एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकोनॉमी में बड़ा शेयर है, तो बहुत बढ़िया रहेगा एग्रीकल्चर पे बात करते हुए। ठीक है, तो हम सबसे पहले खाद सब्सिडी पे बातचीत करेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि जो आगामी बजट है उसमें भारत सरकार 1.4 लाख करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको रिपोर्ट किया है। और पिछला जो बजट आया था उस समय ये टारगेट था कि 80,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन उसे बढ़ाकर बाद में 1.3 लाख करोड़ किया गया। तो नरेंद्र जी, देश में अभी भी बहुत बड़ी जनसंख्या है जो खेती पे डिपेंडेंट है। मतलब मोटा मोटी आंकड़ा तो कहा जाता है कि 60% के आसपास वो जनसंख्या है जो खेती बाड़ी पर निर्भर है पूरी तरह से। ये सब्सिडी जो जिसकी चर्चा चल रही है कि दी जाएगी, आएगी, 1 फरवरी को बजट आना है, कितना सही है, कैसे काम करेगी, और सरकार इस समय सब्सिडी देने के मूड में क्यों नजर आ रही है? नरेंद्र जी। बिल्कुल, मतलब यदि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन हम मान लें हिंदुस्तान की सिद्धांत, तो 60% जो है उसकी पॉपुलेशन हो जाती है 84 जो है करोड़। तो 84 करोड़ लोग यदि डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, तो बिल्कुल पहले सरकार ये कह रही थी कि हम जो है 800 बिलियन ही रुपए देंगे, लेकिन अब जो है उन्होंने ये कहा है कि हम 1.4 ट्रिलियन जो है वो रुपए देंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छा है। और उसका रीजन आप पूछ रहे हैं कि क्या कारण है, तो मुझे लगता है वो तो पब्लिक नॉलेज में ही है कि जो किसानों का आंदोलन रहा है सिद्धांत, और उसमें जो जीत रही है उनकी, और कहीं ना कहीं डिफेंस पे रही है मोदी गवर्नमेंट, उसका कारण ही है। और वो इससे प्रूव होता है सिद्धांत कि जब इतनी बड़ी इकोनॉमी है एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सरकार का ज्यादा फोकस जो था वो एक तरह से कम सब्सिडी देने का था। इस कारण से वो न्यूज आई थी, हम बात भी कर रहे थे कि वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये जीत मिली है किसानों को और किसानी नेताओं को, उसके तहत जो है सरकार को मजबूरी हुई है, और सरकार ने समझ लिया है कि आप किसानों को आप नाराज नहीं कर सकते। और दूसरा कारण उसका क्लियर है कि अभी जो इलेक्शन हम कल भी बात कर रहे थे, वो आ रहे हैं असेंबली इलेक्शन जो हैं पंजाब में, यूपी में, मणिपुर में, गोवा में, उत्तराखंड में। और वो भी है कि भाई इतना बड़ा जब पॉपुलेशन यदि वो कृषि आधारित या कृषि समाज में है, तो जाहिर सी बात है कि उस लेवल पे गवर्नमेंट को ये सब्सिडी तो बढ़ाना ही होगा। और क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, टर्म्स ऑफ ट्रेड को एक तरह से कृषि अर्थशास्त्र में बोलते हैं कि कीमतें जो हैं कृषि उत्पादों की या पदार्थों की कम हैं मुकाबले जो औद्योगिक जो पदार्थ हैं या वस्तुएं हैं या जो सेवा क्षेत्र में जो जितनी उनकी कीमतें हैं। तो जाहिर सी बात है यदि सरकार उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा। और तीसरी बात मुझे ये भी लगता है, जो मैं इसके साथ इनफैक्ट लिंक भी करना चाह रहा हूँ, कि जब डेवलप कंट्रीज इतना सब्सिडीज दे रही है, तो भारत को क्या जल्दी पड़ी हुई है WTO फ्रेमवर्क में हर चीज की हम जल्दी से सब्सिडीज विड्रॉ करें। और जबकि जो जितने विकसित देश जैसे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, वो ऑलरेडी जो है अपनी 1% पॉपुलेशन को ही वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और अच्छी खासी सब्सिडी दे रहे हैं, इंडिया से ज्यादा है।
तो क्यों ना भारत भी इस चीज को समझे और इस तरह से जो चाहे वो कानूनों के थ्रू वो कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा इंटरवेंशन जो है प्राइवेट सेक्टर का या मार्केट का हो और गवर्नमेंट पीछे हाथ करे। तो चलो आंदोलन की ये मतलब एक लेवल पे कामयाबी है और वो सरकार उसको कैसे भी लेकिन अब समझ रही है। ओके, तो ये सब्सिडी कैसे प्ले आउट होती है नरेंद्र जी? क्या सब्सिडी डायरेक्ट किसानों को ट्रांसफर की जाएगी या इस खाद बनाने वाली कंपनियों को दी जाएगी? क्योंकि बीते कुछ समय में मैं ग्राउंड पे था तो मैंने भी देखा कि खाद को लेकर काफी किल्लत का सामना करना पड़ा था। तो अगर जो भी सरकार कर रही है वो क्या करतेगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। और दूसरी चीज, साथ ही साथ खाद की किल्लत ना हो ये भी एक चीज को इंश्योर करना होगा मेरे ख्याल से सरकारों। बिल्कुल, मतलब अल्टीमेटली ये जरूर रहा है कि खाद में इंटरनेशनल लेवल पे हम इंपोर्ट करते हैं, जो एनपीके बोलते हैं, हम यूरिया बोलते हैं। तो अल्टीमेटली उस लेवल पे या फास्फोरस बोलते हैं, तो उस लेवल पे यदि सरकार जितना सब्सिडी देती है उससे प्राइसिंग जो है जो फार्मर्स को कम कम हो जाता है। और जाहिर सी बात है जब इंटरनेशनल लेवल पे उसके प्राइसेस ज्यादा होंगे और गवर्नमेंट को सब्सिडी देगी, चाहे वो कंपनियों को दे, डायरेक्ट तो नहीं देती है। अभी ये डिबेट चल रही है कि डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाए जिससे कि करप्शन या जो ब्लैक मार्केट है वो रोकी जा सके। लेकिन यदि मतलब डायरेक्ट टू कंपनियों को, फार्मर्स। हाँ डायरेक्ट टू फार्मर्स, लेकिन वो अभी अभी नहीं मिल रहा है, अभी इस तरह की बात नहीं है। डायरेक्ट वो कंपनीज को दे रही है जिससे कि वो प्राइसेस जो कम रखें और उस कम प्राइसेस पे फिर किसानों को मिलती है। तो मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, वो क्योंकि वो एक तरह से वो इनपुट है एग्रीकल्चर का या कल्टीवेशन का। तो उसमें किसानों को कहीं ना कहीं एक हेल्प हो जाती है, जो कि मैं कह ही रहा हूँ कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, जो कीमतें हैं ऑलरेडी जो है उनकी कम है, तो उनके लिए तो वही कॉस्ट है। और यदि मान लीजिए फर्टिलाइजर की कॉस्ट भी उनके लिए ज्यादा हो जाएगी तो उनके लिए तो नुकसान की बात ही, ऑलरेडी प्राइसेस कम है वो नुकसान है। और यदि दोबारा वो फर्टिलाइजर के लिए या पेस्टिसाइड के लिए प्राइसेस ज्यादा देने लगे हैं तो उनके लिए तो लॉस की स्थिति हो जाएगी। इसलिए ये बहुत बड़ा इशू था और उस चीज को गवर्नमेंट समझ रही है कि अभी किसानों को एक तरह से ये सहायता बहुत जरूरी है जिससे कि उनको जो फर्टिलाइजर हैं वो कम प्राइस पे मिले। अच्छा नरेंद्र जी, मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे और भी पूछना चाहता हूँ कि आप इकोनॉमिस्ट हैं या बहुत सारी चीजों को देखते रहते होंगे, बहुत सारे सेक्स से बातचीत में भी होंगे। क्या खाद की सब्सिडी किसानों के लिए एक बड़ा मुद्दा है? खाद पर सब्सिडी मिलना जाहिर सी बात है बहुत सारे किसानों के लिए मुद्दा है, मानते हैं, लेकिन क्या ये एक इतना मेजर पॉलिटिकल मूव है जो शायद इफेक्ट करेगा एक बेल्ट को? क्या मतलब पॉलिटिक्स वाली कूटनीति जो है इस इकोनॉमी के इस पार्ट पे हिट करने से क्या वो कैसे प्ले आउट होगी, मैं जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब कल हम बात कर ही रहे थे और हम ये बात कह रहे थे कि यूपी और पंजाब वो तो भाई हरित क्रांति के देश हैं, प्रदेश हैं। तो ऑब्वियस है, और एक तरह से हरियाणा में भी आने वाले दिनों में इलेक्शन है, तो उस बेल्ट पे तो बहुत डिपेंडेंट है वो सब्सिडाइज जो फर्टिलाइजर्स हैं। और उनके प्राइसेस जो उनको कम नहीं मिलेंगे, तो अभी तो स्थिति इस तरह के सर्वे आ रहे हैं जो हम कल भी बात कर रहे थे कि मोदी गवर्नमेंट या क्या योगी गवर्नमेंट से इसलिए भी किसान नाराज हैं कि उनको जो गन्ने का प्राइस है वो ठीक टाइम पे नहीं मिल रहा है या ठीक प्राइस नहीं मिल रहा है, 25 रुपए बढ़ाए गए पर क्विंटल। तो ऑब्वियस यदि फर्टिलाइजर्स में भी आप कह ही रहे हैं कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं और प्राइसेस जो उनको ज्यादा एक तरह से देने पड़ रहे थे, नहीं, वो इवन एक कम भी समय हो। तो था लेकिन बाद में मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा रिजॉल्व हुआ वो इशू किस समय बाद। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें एक लेवल पे गवर्नमेंट को लग गया कि आप प्रॉपर, नहीं तो उनका एक तरह से कोशिश तो यही थी गवर्नमेंट की कि आप कम करिए, इसलिए 800 बिलियन की बात हुई थी, रुपए की बात हुई थी। और इसी प्रेशर में वो अब जो है 1.4 ट्रिलियन जो है वो किया गया है। तो ये 400 बिलियन का जो इंक्रीज है वो उसी प्रेशर के कारण से है। यदि मान लीजिए आंदोलन सफल नहीं होता तो आप मुझे मतलब मैं मुझे मेरी असेसमेंट ये है कि आप देख सकते थे कि वो 800 बिलियन ही रह जाता, वो उसको उसको बढ़ाते नहीं। और जाहिर सी बात है कि उससे फिर प्राइसेस हायर होते फर्टिलाइजर के और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स के लिए बढ़ती है। मतलब नरेंद्र ठाकुर ये कह रहे हैं कि अगर गाजीपुर, सिंघू, इन सब बॉर्डर्स पे किसान नहीं बैठे होते, वो एक लंबा आंदोलन नहीं चला होता, तो हम ये स्थिति नहीं देखते, शायद हम बिल्कुल इस तरह से प्ले आउट होते चीजों को नहीं देखते। सब्सिडी में 80,000 करोड़ प्लांट था, 1.3 लाख करोड़ हो गया, इस बार 1.4 लाख करोड़ की बात हो रही है। तो आपका कहने का मतलब है सब्सिडी पुश करने में बार बार, खासकर जो दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है लेकिन ज्यादा जोर पंजाब और यूपी पे होगा, तो वेस्ट यूपी पे के किसानों पे और पंजाब के किसानों पे ज्यादा जोर होगा। तो उस पुश पर
असर पड़ता है वो जो एक लंबा प्रोटेस्ट कई महीनों का चला है? बिल्कुल बिल्कुल। ये इसलिए जो मैं कल बात कर ही भी रहा था कि मोदी जी क्या बोलेंगे, तो इनफैक्ट वही चीजें बोले जो हमने कही कि मार्केट रिफॉर्म्स को वो कहेंगे, बनाएंगे कि हमने मार्केट रिफॉर्म्स किए हैं। और मार्केट रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि मार्केट को आप ज्यादा बढ़ाएंगे और सरकारी जो हस्तक्षेप है, चाहे सब्सिडी है उसकी, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी की हम बात कर रहे हैं, वो कम करेंगे। तो उनका जो स्टांस था, और वही इसीलिए आप हम ये कह रहे हैं कि किसानों ने एक चीज, एक लेवल पे उनका रथ इस वाले मोमेंट पे जो मार्केट रिफॉर्म्स वो कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, रोका है। और इसी के तहत जो है एक बेनिफिट जो है हमें फर्टिलाइजर सब्सिडी में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ा जाए। हम बढ़ते हैं अब ओमिक्रॉन को लेकर जो असेसमेंट्स आ रहे हैं हमारे सामने। आरबीआई रिसर्च, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रिकवरी जो चल रही थी इकॉनमी में, उसको एक अस्थाई झटका लगा है। और उन्होंने एक जार्गन जो उन्होंने फ्लोट किया है वो ये है कि ओमिक्रॉन इज नॉट अ वेव बट इट्स अ फ्लैश फ्लड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हियर। तो क्या आरबीआई इस तरफ इशारा कर रहा है कि क्या हम फिर से गड्ढे में एक आध पायदान और नीचे उतरने वाले हैं? क्योंकि नोमुरा जो रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने भी कहा है नरेंद्र जी की जो तीसरी लहर थी वो रिकवरी थी, रिकवरी के पाथ को पीछे मोड़ दिया, रिकवरी पीछे घूम के चली गई। तो किधर हम देख रहे हैं आगे आने वाले समय में? बिल्कुल सिद्धांत, तो आप ठीक कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो एक लेवल पे ये कहा है कि कीचड़ है बाढ़ का, मतलब वेव नहीं है। तो एक लेवल पे वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम में हमें उतने साइड इफेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये बात बोली जा रही है कि 60 से लेके 80% तक जो है लोग अपने आप ही ठीक हो रहे हैं इस इन्फेक्शन को लेके। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो कह रहे हैं कि जो रिटेल सेक्टर है, ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, वो जो प्री कोविड था उससे बेसलाइन से नीचे है अभी जितनी डिमांड हमें दिख रही है। और ये बात सही है कि अभी उसमें ओमिक्रॉन के इस तरह से भी साइड इफेक्ट्स हमें दिख रहे हैं कि यदि 50% से लेके या 50% से लेके ऑफिस जो है वर्क कर रहे हैं, और उसमें आप देख ही रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो प्रमोट किया ही गया है इन्फेक्शन को बचाने के लिए। और कई जगह जो कर्फ्यू जैसे दिल्ली में है, वो कर्फ्यू लग रहा है सैटरडे संडे, उस कारण से मार्केट भी, इनफेक्ट मैं देख रहा था कि दिल्ली में ही लोग ट्रेडर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कि आप इतना रिस्ट्रिक्शंस मत लगाइए हमारे, यदि मान लीजिए इतना इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल आरबीआई ये बोल ही रहा है कि उतना नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो कम है, जो प्रोड्यूसर कॉन्फिडेंस है वो कम है ओमिक्रॉन का। लेकिन उतना ही वो कह रहे हैं कि अभी कम है, लेकिन जल्दी ही, क्योंकि 60 से 70% लोग यदि अपने आप ठीक हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हमें रिकवरी भी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिकवरी होगी। अच्छा, मतलब इतने बुरे हालात नहीं है उनके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतने बुरे हालात नहीं हैं। उनको लगता है कि जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो रिकवर होगा, क्योंकि इन्फेक्शन का जो दर है या जो उसके डेथ रेट है ओमिक्रॉन के कारण, वो उतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, वो ई वे बिल का भी उन्होंने वो बताया कि 7.25 करोड़ के आसपास दिसंबर में ही ई वे बिल जारी किए गए। जो मतलब किसी भी महीने जो ई वे बिल जारी होते हैं, क्या होता है ई वे बिल, मतलब 50 किलोमीटर से दूर कहीं भी माल ले जाने के लिए सप्लायर ट्रांसपोर्टर द्वारा जारी किया जाता है। तो 7.25 करोड़ ई वे बिल है, वो ठीक ठाक संख्या है। तो आरबीआई ने कहा है कि संख्या का मतलब है कि अब माल की आवाजाही जो है ठीक तरीके से हो रही है, बिजली की खपत भी ठीक ठाक है, और टोल कलेक्शन के मामले में भी ग्रोथ है। तो अभी ये नोमुरा ने जो कहा है कि सेटबैक तो है, हम पीछे तो मुड़े हैं। क्योंकि आप जो वीकेंड लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, मतलब मुझे जो मेरा आकलन कहता है नरेंद्र जी, वो ये है कि हम आम आदमी वीकेंड को ही सबसे ज्यादा शॉपिंग करता है। बिल्कुल। वो हफ्ते के 5 दिन वो ऑफिस में बिताता है, अपने काम में बिताता है, और शनिवार रविवार को मार्केट वगैरह का रुख करता है। जिस समय लॉकडाउन लगाया गया अलग कारणों से कि हम उसी समय स्प्रेड रोकें, और उसी समय मार्केट में भी अगर कंजम्पशन दिक्कत होती है तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी और इकोनॉमी हिट करेगी उस समय, है ना? बिल्कुल। और इसमें बेसिकली एक बात तो आरबीआई ये कह ही रही है कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है हाउस होल्ड सेक्टर की, वो डिटरमाइन करते हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी कितनी होगी। तो ये जाहिर सी बात है कि कॉन्फिडेंस तो कम है, लेकिन रिकवर होने के चांस हैं। लेकिन साथ में बिल्कुल आप जो रिपोर्ट रेफर कर रहे हैं उसमें ये पॉइंट भी है कि जो इंडेक्स है एयर ट्रैफिक का,
उसमें एयर ट्रैफिक में 25% जो है या प्रतिशत जो कम हो रहा है। इवन जो पैसेंजर रेवेन्यू है उसमें गिरावट आई है। उसमें जो है जो रेल पैसेंजर रेवेन्यू है उसमें 40% की जो है वो कमी आई है। तो उससे तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अभी हमें कम होता हुआ एक तरह से जीडीपी या उसकी ग्रोथ रेट कम होती हुई दिख रही है। लेकिन आने वाले दिनों में जो हम कह रहे हैं जो फर्टिलिटी रेट है या जो जो इन्फेक्शन की दर है उसका जो रिकवरी रेट है वो बेहतर है। इस कारण से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आरबीआई ठीक बोल रहा है कि उतना बुरे हालत होने वाले नहीं है जितने की फर्स्ट वेव में या सेकंड वेव में हुए थे। चलिए अब बात करते हैं आखिर में चलते चलते बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट के रेट की। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE उनकी जो ताजा रिपोर्ट है उनका कहना है कि बेरोजगारी दर जो है 17 हफ्तों के सबसे निचले स्तर पे है। पाबंदियां जो लगी हैं तीसरी लहर में उसके चलते काम की मांग में थोड़ी कमी आई है और पाबंदियों के बावजूद ई कॉमर्स, रिटेल, हेल्थ केयर और ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि गतिविधियों में श्रमिकों की मांग अब भी ठीक ठाक है। और भी कई सारे आंकड़े CMIE ने दिए हैं। नरेंद्र जी, क्या आंकड़े हैं वो? क्या वो 16 जनवरी को वो क्या एसेस कर रहे हैं, बीते साल उन्होंने क्या एसेस किया था, और वो क्या रीजंस क्या हो सकते हैं इस पूरी कमी को लेकर? जो कोर्स पूरा एक मोटे किस्म का डिस्कशन है, कोर्स डिस्कशन जो है, उसमें इस पूरे आंकड़े को कैसे समझा जाए? बिल्कुल, उसमें जो CMI है बेहतर डेटा एजेंसी है और महेश व्यास हैं उनके जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने रिपोर्ट में बिल्कुल ये कहा है, जो एक तरह से इसी से लिंक हो रही है बात हमारी जो आरबीआई कह रही है, जो रिपोर्ट बोल रही है कि रिकवरी के चांस हैं। ये बात सही है कि हाउस होल्ड सेक्टर या उस तरह के सेक्टर जो ज्यादा हिट हुए हैं, रेलवे या टूरिज्म या एयर ट्रैफिक, लेकिन रिकवरी के चांस हैं। उसी के तहत उन्होंने कहा है कि जनवरी जो 2022 तक जो डेटा है, जो वीकली डेटा देते हैं, वो 17 हफ्तों में सबसे कम जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और उसका कारण सिद्धांत वो ये बोल रहे हैं कि वो क्यों इतना कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है। तो एक वो कारण महेश व्यास ये बोल रहे हैं कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, मतलब नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसकी दर होती है। तो उसमें जो है कमी आई है। और वो कमी इतनी है, मतलब एक डेटा दे हम कि कभी वो 40% से कमी नहीं आई थी, मतलब 40% से कम हो गया है। कि लोग जो है 40% से कम, लगभग 39% है इस टाइम, जो लोग काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं। तो बहुत ही कम एक तरह से लोग अब काम नहीं करना चाहते, और वो एक लेवल पे ये भी तो रिफ्लेक्ट मतलब कर जो रहा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ना? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, वो 40% से कम आ गया है, और उस कारण से अच्छा, इसका एक कम तरह होना मतलब दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात है कि लोग अब काम नहीं करना चाहते हैं, या राइट, या ये भी है कि उसमें लेबर फोर्स कम भी हुई है और काम भी नहीं करना चाहते हैं, दोनों चीजें ही हैं। इसका मतलब इतनी नौकरियां नहीं हैं। ये भी एक कारण बन रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम होने का। और मेन उससे भी इम्पोर्टेंट वो कारण बोल रहे हैं कि काम करना नहीं चाहते हैं। और उसका कारण एक ये भी है कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग गए हैं, वो एक तो काफी मतलब क्या बोले, रिटर्न माइग्रेशन भी हुआ था उस टाइम में, कुछ लोग वापस भी आए हैं। लेकिन अभी भी लोग जो हैं उस मतलब एक तरह से त्रस्त हैं लोग जो कंडीशन बनी हुई है लेबर मार्केट में। उतनी या तो वेजेस नहीं है, या उतना जो है इंसेंटिव नहीं है उनको काम करने का। और दूसरा रेफरेंस पॉइंट और सिद्धांत ये भी दे रहे हैं जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि अप्रैल जून में 2020 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो टच कर गया था हमारा, जो फर्स्ट वेव में, वो 27% को टच कर गया था अप्रैल जून की बात 2020 में। और उसी का रेफरेंस वो दे रहे हैं कि जब हम मई 2021 में सेकेंड वेव की बात करें, तो उस टाइम 15%, 14.73% जो था वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो उस हिसाब से तो कम है, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट कम है। लेकिन उसका कारण वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग जो है दुखी हैं या परेशान है, इस कारण से नौकरी उतना, मतलब उस तरह की क्वालिटी ऑफ जॉब उनको नहीं मिल रही है, इस कारण से वो जॉब नहीं करना चाहते हैं। एक रेफरेंस जो इसके साथ मैं लिंक करना चाहूंगा सिद्धांत, वो ये है कि ये कई लेवल पे, मैक्रो लेवल पे डेटा कहीं छुप भी जाता है। तो जाहिर सी बात है कि मैंने जब मतलब एक तरह से इस रिपोर्ट को देख रहा था CMI की, तो उसमें मुझे 2-3 ट्रेंड दिखे जो क्रिटिकल हैं, जिनको हमें दर्शकों से शेयर करना चाहिए सिद्धांत। एक तो ये है कि जो महिलाओं का है, जो अर्बन सेक्टर में जो महिलाएं हैं,
उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, ये मतलब जेंडर वाइज क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो वैसे हमें अभी दिख रहा है कि वो लगभग 6-7% है, लेकिन जो अर्बन वेमेन है उसका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 20% है। तो ये एक बेंचमार्क है कहीं ना कहीं जो समझने की जरूरत है। और उसी को हम यदि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का बेरोजगारी दर देखें तो 10% है। तो वो एक तरह से एवरेज में छुप जाता है, लेकिन जो महिलाओं की जो बेरोजगारी दर है वो काफी ज्यादा है। और दूसरी जो बेरोजगारी दर छुप रही है वो है जो एजुकेटेड ग्रेजुएट्स जो हैं। तो ग्रेजुएट का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी 20% है। तो ये मतलब एवरेज में छुप गया मैक्रो लेवल पे, लेकिन जो माइक्रो लेवल पे हम देख रहे हैं तो एक चीज ये दिख रही है। और एक जो इसमें भी प्रोमिनेंट है कि कुछ स्टेट ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जैसे इस टाइम हरियाणा का या राजस्थान का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हायर है, डबल डिजिट है। लगभग 30% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इस टाइम जो है वो हरियाणा का है। तो ये चीजें भी मतलब हमें रेफर करनी चाहिए, मुझे लगता है दर्शक। ओके। और मेरा एक सवाल है कि ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है वो कैलकुलेट कैसे होता है, क्या तरीका है, क्या मतलब कोई एक तरीका है, क्या फॉर्मूला है, किस सिद्धांत के तहत कैलकुलेट करते हैं वो, कितने समय के आंकड़े को वो देखते हैं, मैं ये जानना चाह रहा था। और इसको पार पाने का तरीका तो मेरे ख्याल से वही होगा, जितना मार्केट ओपन रहेगा, जितना कंजम्पशन, जितना डिमांड बढ़ेगा, चीजें उतनी बेहतर होती जाएंगी, आई गेस। हाँ नरेंद्र जी। बिल्कुल, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब ये है एक तरह से कि कितने लोग अलग अलग कैटेगरीज में काम करना चाहते हैं। जैसे हम कहें कि महिलाओं का इस टाइम बहुत क्रिटिकल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 10%। 10-12% जो अनएम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब ये है कि यदि 100% महिलाएं हैं, उसमें से सिर्फ 12% जो महिलाएं हैं या तो वो काम कर रही हैं या काम करना चाहती हैं। ये मतलब इसका मतलब है कि ज्यादातर महिलाएं काम नहीं करना चाहती या काम नहीं कर रही हैं। तो वो एक शेयर बताता है। तो वो की बहुत कम है हिंदुस्तान का, मतलब एक तरह से समझें कि लोग, और उसका समझना पड़ेगा कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है कि महिलाएं क्यों नहीं करना चाहती, कहीं जेंडर या पेट्रियार्की उसमें काम करती है। बेसिकली दो दो पॉइंट आप मैं कहना चाह रहा था। एक तो ये कि ये जो है डेटा बेसिकली वो मंथली वाइज डेटा में देख रहा था। वो सीएमआई जो मंथली डेटा देता है जैसे, तो उसमें मंथ में खासकर, और ये जो डेटा मैं रेफर कर रहा था मंथ वाइज 3 मंथ का दिया था, क्वार्टर समझिए आपकी वो है या सितंबर नहीं नवंबर, सितंबर नवंबर और दिसंबर। हाँ, इस क्वार्टर का डेटा है वो। और उसमें मैं रेफर कर रहा हूँ कि जो यूथ ग्रेजुएट का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है या जो महिलाओं का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है या जो हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको मैं रेफरेंस में ले रहा था। एक पॉइंट जो आप कह रहे थे जो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इसलिए भी कम है, महिलाओं को तो अलग माना, लेकिन ऑन एन एवरेज जो महेश व्यास जिस पॉइंट में बोल रहे हैं और इस रिपोर्ट में कहा गया है, तो आप वो ठीक बोल रहे हैं कि उसके दो कारण हैं इस टाइम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के कम होने के। एक तो ये कि मार्केट बंद है, तो जब तक मार्केट को बिल्कुल जो आप बोल रहे थे कि ओपन नहीं करेंगे जब तक नहीं होगा। और दूसरा, इन्फेक्शन का डर भी अभी है, तो लोग निकलना भी नहीं चाहते हैं। तो हर जगह जो वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन नहीं है, मतलब या कंपनी यहाँ पर हर ऐसा काम नहीं है जो आपको डिजिटल या ऑनलाइन होता है। तो बिल्कुल यानी कि वो एक तरह से साइड इफेक्ट्स ही हैं कोविड के। एक तो ये कि वर्क फ्रॉम होम वाला ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, और दूसरा ये है कि जब तक मार्केट सप्लाई पूरी चेन जो है डिस्टर्ब होगी तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी कम होंगी। चलिए, तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आप लोगों को कैसा लगा हम जरूर जानना चाहते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बताइएगा। कोई सवाल हो, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और चीज पर बातचीत करें, तो वो भी हमें लिख भेजिए कमेंट सेक्शन में। हम उसे भी पिक करने की कोशिश करेंगे, उस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो सवाल आएंगे उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। ललन टॉप देखते रहिएगा। गुड नाइट। शुक्रिया।